दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शूट करने वाले हैं। आप सामने देख सकते हो खड़ी है टोयोटा हाईराइडर ही, और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और इसके ओनर के साथ में आज रिव्यू है हमारा। तो इसका आज हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी मेरी भी गाड़ी यहीं खड़ी हुई है सामने ही, तो एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल रिव्यू। तो दोस्तों मिलिए हमारे हाइब्रिड के ओनर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ओनर मिस्टर गौरव जी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक ओनर रिव्यू करके दूंगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। तो ये है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये जी वेरिएंट है ना? हाँ, ये जी वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे। टॉप से एक नीचे है। तो थोड़ा सा बताएं सर, कब ली थी आपने ये गाड़ी, कितनी चल गई है? बहुत इनिशियल टाइम से ली हुई है, मतलब जब हाईराइडर लॉन्च हुई थी इन सितंबर अक्टूबर, तो उसी टाइम की मेरी बुकिंग थी। एंड ईयर क्या था? ईयर था 2022। अच्छा, 2022 का मॉडल है ये। हाँ, और जी वेरिएंट है? जी वेरिएंट है। ओके। इनिशियल टाइम का ही ये वेरिएंट है। उसके बाद अभी इसके अंदर कुछ फेसलिफ्ट आया है। हाँ। तब से अब तक सेम वेरिएंट ही चलता आ रहा है। सेम वेरिएंट ही है। और कितनी चला दी अभी आपने गाड़ी? ये मेरी गाड़ी अभी तक चल चुकी है अराउंड 78,000 किलोमीटर। 78? यस। ओ भाई साहब। मेरी रनिंग है अराउंड हर 3 महीने के अंदर अराउंड 10,000 किलोमीटर की मेरी सर्विस होती है। एंड आई वाज द फर्स्ट वन इन माय डीलरशिप ओके। जिसने ये गाड़ी की पहली सर्विस 10,000 किलोमीटर की करवाई थी इन मार्च। अच्छा, ये गुड़गांव रजिस्टर्ड है? हाँ, ये गुड़गांव रजिस्टर्ड है। चलिए एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर आपसे पूरी डिटेल में बातें करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और एक बार सर से पूछते हैं सारी डिटेल कि कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। 80,000 किलोमीटर के आसपास सर ने गाड़ी चला दी है। तो एक बार जब ये ट्रू आपको एक्सपीरियंस अपना बताएंगे तो आपको आगे अगर आप प्लान कर रहे हो ये गाड़ी लेने का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं एक बार सर के साथ। अराउंड 78,000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मेरी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा होती है। बीइंग इनटू सेल्स जॉब जब मैं काम करता हूँ तो मेरी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रहती थी, जिस कारण से मेरे लिए एवरेज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी। तो मैं काफ़ी टाइम से हाइब्रिड गाड़ी लेने या इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहा था, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी का इसलिए नहीं लिया गया कि वहाँ पर जो रेंज आ रही थी उस टाइम पर MG ZS EV और एक Hyundai की गाड़ी थी। तो उन दोनों, टाटा की भी तो आ रही थी उस टाइम पे। उस टाइम पे टाटा की गाड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थी, और टाटा की गाड़ियों की रेंज इवन इन दोनों से भी कम है। ओके। वो इलेक्ट्रिक है लेकिन ना? हाँ, वो 100% इलेक्ट्रिक है। उसमें टाइगर EV भी आती है, आई थिंक इसके अंदर भी आती है आपकी टाइगर EV जो है वो मोस्टली अभी टैक्सी वगैरह के अंदर मोस्टली टाइगर EV यूज़ हो रही है। तो अब मेरा ना लेने का कारण ये था कि उसमें रेंज आती थी ARAI की जो रेंज थी वो थी 300 से 350 किलोमीटर। बट मेरा कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लंबा रन होता है, तो मेरा सेम डे मुझे 500, 600, 700 किलोमीटर भी चलना होता था। तो मेरे बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मेरी गाड़ी 2.5 साल के अंदर 78,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास इससे पहले थी Hyundai i20, जो कि अगर मैं कभी भी किलोमीटर बेसिस एवरेज जो है मैं किलोमीटर बेसिस नहीं करता हूं, मैं उसको रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चेक करता हूं। तो मेरी Hyundai i20 जो थी वो मेरी चलती थी अराउंड 10 रुपये किलोमीटर, 11 रुपये किलोमीटर के आसपास। ओके। और ये गाड़ी जो है ये मेरी चलती है, अगर सर्दियों की बात करें तो अराउंड 3.75, 4 रुपये किलोमीटर के आसपास। और अगर मैं इसको गर्मियों की बात करूं तो ये चलती है अराउंड 4.5 रुपये किलोमीटर। तो अभी इसका एवरेज क्या आ रहा है करंट में, अगर हम दिखाना चाहें अपने व्यूअर्स को एक बार दिखा दें आप अगर। तो इंस्टेंट एवरेज जो है वो अभी मैंने कभी भी नोट नहीं किया है, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी। ये ना, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो एवरेज इनका आ रहा है सर का वो है 21.2 किलोमीटर पर लीटर। सिटी का एवरेज है ये एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये सिटी और हाईवे दोनों पर ऑलमोस्ट सेम एवरेज देती है। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, तो मैं जनरली
क्रूज का इस्तेमाल करता हूँ ऑन एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज, तो मैं वहां पर जाकर के 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाकर के और मैं उसको लगा के छोड़ देता हूँ, तो मेरी एवरेज रिमेन्स सेम। बीच में रोकना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे लोगों ने मैंने सुना है, लोग कहते हैं 25 से 30 का एवरेज आता है, बट इसमें तो हम देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है 21 का ही एवरेज है। देयर आर सर्टेन केसेस जिसके अंदर के लोग बिल्कुल ही उसको आइडल कंडीशंस के ऊपर चला रहे हों या बिल्कुल ही वो उसको फ्री फ्लो में चला रहे हों, तो उस केस में हो सकता है 25 का एवरेज है। मेरी गाड़ी ने जो इनिशियल से अभी तक एवरेज दिया है वो जनरली 21 से लेकर 24 के बीच ही रहा है। 21 से 24 जो आप ये 21.2 का देख रहे हो, ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है कि कितना उस पर चल रहा है। मेरे भी एक दोस्त ने ली थी, तो उसने इनिशियली उसने मुझे बोला था कि नहीं मेरी गाड़ी 25-26 का एवरेज दे रही है, बट लेटर ऑन आफ्टर 6 मंथ्स ही ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग कि मेरी गाड़ी जो है वही 22-23 किलोमीटर के आसपास का एवरेज दे रही है। मतलब जनरली अगर हम बात करें तो ये एवरेज इसका 21-22-23 यही रहता है। हाँ, अगर हम अभी इसकी बात करें तो हो सकता है अभी इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी समर सीजन की वजह से थोड़ी सी डाउन हो, क्योंकि एसी के साथ थोड़ी डाउन आती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर मैं इसको सर्दी के अंदर देखूंगा तो हो सकता है कि यही एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अपने को 22-22.5 के आसपास दिखे। अच्छा, एक चीज और जो मैंने नोटिस करी है, मैं आपको एक बार दोस्तों बताना चाहता हूँ। एक चीज मैंने ये नोटिस करी है कि सर की गाड़ी जैसे खड़ी हुई है ना अभी, अब जैसे मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, मेरी गाड़ी जब खड़ी होती है और मैं एसी चला के खड़ा होता हूँ तो वो चलती है पेट्रोल पे, पूरा पेट्रोल पे होता है, तो उसमें से एक साउंड आता रहता है, खट खट का एक साउंड आता रहता है। बट सर की गाड़ी में कोई साउंड नहीं है और गाड़ी का एसी भी चल रहा है और ये इस समय ईवी पे है, सॉरी बैटरी पे है ना। हाँ, ईवी पे, ये जो सेंटर वाला दिख रहा है ये ईवी का हाँ, है। तो इस समय जो मतलब एसी भी जो चल रहा है सर का, वो चल रहा है बैटरी पे। यस, तो यहाँ पे भी सेविंग हो रही है। हाँ, ये लिथियम आयन बैटरी है, तो इसके अंदर आपको स्टैंड बाय मोड के अंदर भी अगर आप कहीं पर खड़े हो के साइड लगा करके इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो उस टाइम पर भी मोस्टली जो है जब तक बैटरी चार्ज रहती है तब तक एसी जो है वो आपका। और ये ऑटोमेटिक रिचार्ज अपने आप ही होती चलती है। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी से रिचार्ज होती है, कोई इसमें प्लग इन हाइब्रिड नहीं है ये। तो एक तो हमने बात कर ली इसकी एवरेज की, कि सिटी के अंदर जो लोग बोलते हैं 25 का 30 का एवरेज आ रहा है, वो बहुत आइडियल कंडीशन में होता है। बट अभी अगर हम एक प्रैक्टिकल कंडीशन में बात करें तो 21 से 22 का एवरेज आपको सिटी में मिल जाएगा। 22 से 23 का एवरेज कोई भी इसमें निकाल सकता है सिटी के अंदर, क्योंकि एक तो सिटी के अंदर आपको कहीं पर भी बहुत ज्यादा थ्रॉटल की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलती। हाँ, एक लिमिट स्पीड रहती है सिटी के अंदर। तो सिटी के अंदर, और सिटी भी है इफ वी आर टॉकिंग, तो ये दिल्ली गुड़गांव के आसपास की एवरेज है सारी की सारी मोस्टली जो है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो हाईवे पर जाकर के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर पे लगा करके स्पीड छोड़ देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इट स्विचेस टू बैटरी, एंड अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इट स्विच टू पेट्रोल। तो ये मतलब बैटरी पे एसी भी चलता है इसका, हाँ जी, और बैटरी पे गाड़ी भी चलती है जब ये आइडियल स्पीड पे होती है। यस, शिफ्ट कर जाती है। यस, ये कई लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि ये गाड़ी जो है ये 40 से ऊपर जाते ही उसके बाद ये बैटरी पे शिफ्ट नहीं करती है। अच्छा, बट ये सिर्फ एक भ्रांति है जो लोगों के अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इवन 80 की स्पीड पर जाकर के भी ये पेट्रोल से इलेक्ट्रिक मोड मुझे लगता है इसका जो आरपीएम है, जब वो एक आइडियल उस पे रहता होगा, जब आप क्रूज लगा देते होगे, तो हो सकता है उस समय ये शिफ्ट मार जाती होगी, है ना। हाँ, ये इसमें होता होगा। वहीं पे अगर हम बहुत ज्यादा इसको 100, 110, 120 की स्पीड पर चलाएंगे तो आपकी बैटरी फुल चार्ज रहेगी और ये कभी भी आपकी जो है शिफ्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक पर नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पर इसको ज्यादा पावर की जरूरत होगी। तो ये पेट्रोल पर ही चलती है, और हाईवे के ऊपर अल्टीमेटली अगर आप पेट्रोल पर भी चला रहे हो तो कोई भी गाड़ी हो वो आपको अराउंड 19-20 की एवरेज दे ही देती है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी एवरेज की बात। अब इसमें आप मुझे बताएं सर कि इसमें इतना चलाने के बाद में आपको कमी क्या क्या लगी, एकदम बिल्कुल जेन्युइन। कमी मुझे ऐसा इस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं लगी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वाज वन ऑफ द 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। थोड़ा सा ये है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा थ्रॉटल पे चलाना चाहता है या एकदम से पिकअप चाहता है तो इलेक्ट्रिक है, इनिशियल पिकअप तो आपको मिल जाएगा। हाँ, बट अगर आप हाई स्पीड के ऊपर पिकअप करोगे तो ये जो फुल हाइब्रिड वर्जन है, ये टोयोटा का इंजन है 3 सिलेंडर। ये ऑटोमेटिक भी है। यस, फुल हाइब्रिड के अंदर ऑटोमेटिक ही आती है। फुल हाइब्रिड के अंदर देयर इज नो ऑप्शन कि आप उसको मैनुअल में ले लें। बट ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव ये नहीं है, ये 2 व्हील ड्राइव है। 2 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील। बट आई थिंक ऑल व्हील ड्राइव अभी जो इन्होंने फेसलिफ्ट किया है उसके अंदर आ गया है। अच्छा, उसका टॉप मोस्ट वेरिएंट जो है उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव इसमें। लेकिन अभी जो उन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं, मेरे हिसाब से एक तो इसकी कंप्लेन थी बहुत ज्यादा
कि ये बहुत पतला है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। इसकी भी कंप्लेंट, अगर मैं रूफ कवर की बात करूं तो पहले मेरे को भी लगता था कि इसमें कोई कंप्लेंट होगी, बट आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2.5 years मेरे को ऐसा इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं लगी, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। हाँ, धूप आ जाती है। नहीं, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है इसके अंदर। और एंड आई गॉट मोर सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ सनरूफ कवर जब मैंने मेरे ब्रदर की ऑडी के अंदर देखा। और वो सेम टाइप का ही रूफ कवर था, सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसा। ओके, बट इन्होंने करा है, इसको अपग्रेड किया है। हाँ, अब इन्होंने इस दफा जो इन्होंने फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है उसके अंदर दे हैव अपग्रेडेड दिस टू हार्ड रूफ। और वेंटिलेटेड सीट भी इन्होंने कर दी है। वेंटिलेटेड सीट आई एम करेंटली नॉट अवेयर कि अब ये कैसी वेंटिलेटेड दे रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स पहले भी थी, वो टॉप वेरिएंट के अंदर थी, ये जी है वो वी था। अच्छा, तो वो वी वेरिएंट के अंदर थी, बट दो सीट्स आर आल्सो एयर वेंटिलेटेड ओनली, नॉट एसी वेंटिलेटेड। अच्छा, ओके। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वो एसी वेंटिलेटेड आ रही है या वो एयर वेंटिलेटेड अभी जो इन्होंने रिसेंट में लॉन्च करी है। तो इसमें आपको लगता है मतलब थोड़ा बहुत कहीं पे पिकअप में हल्का फुल्का, अगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ। क्योंकि मैंने भी रिव्यू किया है अपनी गाड़ी का, तो मुझे जो फील हुआ, वैसे कहीं अगर चढ़ाई होती है, कहीं पहाड़ी एरिया है, अगर आपकी गाड़ी एक मोमेंटम में है तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। लेकिन जैसे कभी क्या होता है ना कि हम एक किसी उस पे रोड पे है जहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई है, अगर वहाँ गाड़ी स्लो हो गई और फिर उसके बाद हम जब उसको पिकअप लेते हैं तो वहां पे हल्का फुल्का फील होता है। नहीं, आपके और इस गाड़ी के इंजन में डिफरेंस है। आपकी गाड़ी जो है वो के सीरीज इंजन है, मारुति का इंजन है, और वो 4 स्ट्रोक इंजन है। और इस गाड़ी के अंदर जो है ये मोस्टली जब स्टार्ट होती है तो ये इंजन के ऊपर होती ही नहीं है, ये बैटरी के ऊपर होती है। तो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा कि आपको कहीं पर बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो मोमेंटम में तो ये वैसे ही बैटरी पर आ रही है, तो बढ़िया रहती है। ऐसा मतलब मेजर मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि उस बंदे को डिफरेंस इस गाड़ी के अंदर लग सकता है थोड़ा बहुत, कि जिस बंदे को बिल्कुल ही एकदम से थ्रॉटल चाहिए, वो कहीं पर भी सिटी में है, सिटी में एकदम से अगर उसे पंजा दबा कर गाड़ी चलानी है तो हाँ, उस केस के अंदर उसको ये फील हो सकता है। ओके, बट ऐसा नहीं है, ऐसा ड्राइविंग के अंदर ऐसा कोई लैग नहीं है। कंफर्ट ड्राइविंग अगर हम करते हैं तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्ट ड्राइविंग है। अभी जस्ट इसमें मेरे को पहली बार जो इशू फेस करने को मिला है, वो मुझे इशू फेस करने को अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले से ही मिल रहा था, और वो भी कोई मेजर इशू नहीं था। स्टिल आई हैव टेकन इट टू द वर्कशॉप, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो इस वजह से हो रहा है। एक तो ये गाड़ी अगर कहीं पर बंद हो गई बैटरी की वजह से, तो बैटरी डजंट मीन लिथियम बैटरी, आई एम टॉकिंग अबाउट लेड बैटरी, जो स्टार्ट के लिए जरूरी होती है। तो अगर ये गाड़ी कहीं पर बंद हो जाती है तो आप इसको धक्का मार के स्टार्ट नहीं कर सकते, बीइंग ऑटोमेटिक। अच्छा, तो ये एक है। तो इसके अंदर इट इज सजेस्टेबल कि आप जंपर वायर वगैरह रखें। अगर कहीं पर हो जाती है तो आप किसी से भी सपोर्ट लेकर के आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो गाड़ी में आगे बैटरी दी है, अगर वो डाउन हो गई, हाँ, तो फिर ये धक्के मार के स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, धक्का मार के कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है वो स्टार्ट नहीं होती। नॉट ओनली दिस, आप किसी भी ऑटोमेटिक को पकड़ोगे वो स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके लिए आपको जंपर वायर चाहिए। हाँ, उसके लिए जंपर वायर रखो। वैसे तो वो मेरे ख्याल में पूरी गाड़ी के लाइफ टाइम में, अगर आप 15 साल भी गाड़ी रखते हैं, वैसे तो 15 साल रखते बहुत कम है। आई एम द पर्सन जो जनरली गाड़ी 8 से 10 साल रखता है अपने पास, और अराउंड 10 साल के अंदर अंदर मेरी गाड़ी जो है वो 3-3.5 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है। तो उस केस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको मेरे ख्याल में जंपर वायर की जरूरत आपको कहीं 4 या 5 बार पड़ सकती है पूरे टेन्योर के अंदर। अब 2.5 साल के बाद मेरी बैटरी अब खराब हुई और मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वो बैटरी खराब है। बैटरी का देखो, अगर मेंटेनेंस सही से चल रहा है तो मेरे हिसाब से ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, इसके अंदर मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है जनरली। अगर एक बार बंद हो तो उसी केस के अंदर आप जाकर के अगर आप उसको चेंज ही करवा लेते हैं तो उसके बाद कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। मैंने परसों बैटरी चेंज करवा ली। पहले मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि भाई बैटरी खराब हो सकती है नहीं हो सकती। हालांकि 80,000 किलोमीटर और 2.5 साल ये एक जनरल पीरियड है बैटरी का। बैटरियां जनरली इसी तरीके से आती है, 24+24 वारंटी, 36+36 और 30+30। तो इसके अंदर जो बैटरी डली हुई थी, वो जब मैंने स्टैंडर्ड चेक करा तो इट वाज 30+30 बैटरी। ओके। तो हालांकि कंपनी से जो है हमें अराउंड 12 महीने की ही वारंटी मिलती है बैटरी के ऊपर, किसी भी एक्सेसरी के ऊपर। बट अगर वो 30+30 वाली बैटरी थी तो उस केस के अंदर वो उसका टाइम भी हो गया था। जनरली जितने महीने की वारंटी होती है उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है वारंटी। ये मेरा पहले का भी एक्सपीरियंस रहा है कि अगर 36 महीने की वारंटी है तो जनरली 36, 37, 38 महीने के अंदर अंदर बैटरी जो है वो हमें को चेंज करवानी ही पड़ती है। तो अब वो टाइम पीरियड है। हाँ, इसको भी 2.5 साल हो गया। बट यस, ये एक इनपुट था कि अगर मैंने टोयोटा शोरूम के अंदर भी मैंने चेक किया था, तो टोयोटा शोरूम के अंदर जो हमें बैटरी मिल रही थी, वो बैटरी, इसकी बैटरी जो अपने को पड़ रही थी वो दे रहे थे 4800 की, और पुरानी बैटरी रिटर्न ले रहे थे 800 की। तो दैट मीन्स वी वर गेटिंग दैट बैटरी फ्रॉम टोयोटा वर्कशॉप
इन 4,000 रुपीज, बट मैंने वो ओपन मार्केट से चेंज करवाई और एक्साइड की जगह एमरॉन ग्रीन ली। तो दोनों ही अच्छी बैटरी हैं, दोनों ही ब्रांड्स हैं। दोनों ब्रांड्स हैं, दोनों की बढ़िया लाइफ भी और एक्साइड भी इक्वल लाइफ है। तो इस दफा मैंने 36+36 वाली बैटरी ली है और दैट बैटरी हैज कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 2,900 और 3,000 रुपीज। ओके, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इसका एवरेज भी बढ़िया है गाड़ी का सिटी में। yes. और कंफर्ट के मामले में भी गाड़ी ठीक है। कंफर्ट में कोई दिक्कत परेशानी, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग, सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इससे ऊपर कोई एक या दो ही गाड़ियां हैं, लाइक आपका एक तो थार है जिसका 225 mm आई थिंक, और एक फॉर्च्यूनर है उसका भी अराउंड 225 mm या 223 mm के आसपास ही उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस। नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस अभी मैं जिम कॉर्बेट गया था अपनी गाड़ी से, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिक्कत आई। नहीं, ये नीचे लगती ही नहीं है गाड़ी। मेरे को आज तक ये कभी नहीं लगी। मेरे को हो गए 2.5 साल चलाते हुए हो गया। आपने तो अभी लिया, आपकी 20,000 किलोमीटर चली है, लेकिन आपकी भी रनिंग बहुत अच्छी है। अराउंड 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इसको 20,000 किलोमीटर चला दिया। तो आई थिंक मेरे टाइम तक आते आते आपकी गाड़ी जो है वो 90,000 या 1 लाख हो सकती है। हाँ, हो सकती है। रनिंग बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अच्छा, लॉन्ग रूट आपने इस गाड़ी से किया है पहाड़ी पे या कहीं इस तरह? मैंने पहाड़ी से, इसमें मैं खजियार तक जाकर के आया वो। अच्छा। और खजियार तक भी मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं आया। और खजियार अगर कोई बंदा गया हुआ है तो उसको पता है कि वहाँ पर बिल्कुल स्टीप स्लोप्स हैं। तो अगर ये खजियार जाकर के आ सकती है तो आई डाउट कि और कहीं पर इसे कोई इशू होगा। ओके। जैसे खजियार अगर मैं बात करूं तो जो भी बंदा वहां पर गया होगा उसको पता होगा कि खजियार एक प्रॉपर पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहां पे इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, पिकअप कोई इशू नहीं आया मुझे कहीं पर। और ये नई गाड़ी लेकर के मैं पहले महीने में इसे खजियार लेकर के गया था। ओके। इसी गाड़ी के अंदर एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट था, जो कि आपकी आवाज कटती है व्हेनेवर वी स्पीक ओवर द स्पीकर फोन विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो उस टाइम पर जो है आवाज इसमें डिस्कनेक्ट होती थी। तो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, कई ग्रैंड विटारा वाले भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट करी थी। कि मैं भी जब आपसे फोन पे बात करता था ना, तो बीच बीच में आपकी आवाज कट जाती थी, बीच में कट के आवाज आती थी। और भी लोगों की कंप्लेंट थी, मेरे घर वालों की भी कंप्लेंट थी। उसके बाद जब ग्रैंड विटारा मेरे एक फ्रेंड ने ली तो उसकी भी सिमिलर काइंड ऑफ कंप्लेंट थी कि भाई आवाज कटती है इसके अंदर। तो फिर क्या किया आपने उसके लिए? तो उसके लिए मैंने पहले इनमें कंप्लेंट डाली। मैंने इवन स्टीरियो भी चेंज करवा लिया, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करवाया, सब कुछ करवाया। क्योंकि मैं एक बेस गाड़ी ही रखना पसंद करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कभी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी टॉप या टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट ही लेता हूँ। मैंने भी अब अपनी जो व्यूअर्स हैं उनको यही सजेस्ट किया कि भाई कस्टमाइज मत कराओ, मॉडिफिकेशन मत कराओ। कुछ समय के बाद वो मॉडिफिकेशन में दिक्कत आने लगती है, पैसा भी लग जाता है, फिर वारंटी में इशू आता है। अगर आपकी वायरिंग गड़बड़ हो गई उसकी वजह से, तो आपकी वारंटी भी कोलैप्स कर जाएगी। कस्टमाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि वारंटी लैप्स का। कल को अगर किसी की गाड़ी में आग लग जाए तो, और अगर उस बंदे ने वो सारी की सारी जो भी उसने एक्सेसरीज ली हुई है, अगर उसने वो इंश्योरेंस के अंदर नहीं चढ़ाई हुई है, इंश्योरेंस के अंदर जो है वो इशू आ सकता है। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर लेट्स से अगर कभी आग लग जाए गाड़ी में, कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस क्लेम वाले कह देते हैं सर आपके में ये एक्सेसरीज लगी हुई थी, आपने ये इंश्योरेंस के अंदर डिक्लेयर नहीं करी हुई, इस वायरिंग की वजह से जो है आपकी गाड़ी के अंदर आग लग गई, सो वी आर नॉट लायबल फॉर इट। बट स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है। नहीं, अगर कंपनी से आपको अगर 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के अगर सारी चीजें मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से उसी पे ही जाना चाहिए। वो हमेशा बेटर होता है। एक तो स्टैंडर्ड कंपनी की है सारी, फिर एक तो स्टैंडर्ड फिटमेंट्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। अगर कभी कोई भगवान न करे कोई किसी के साथ ऐसा केस हो जाए कि भाई किसी की गाड़ी में आग लग जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस के अंदर फिर या तो अगर इंश्योरेंस वाले उस पर बैकआउट करते हैं तो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर कंपनी उस केस के अंदर बैकआउट करती है तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बीइंग अ कस्टमर यू माइट हैव टू सफर बिल्कुल फॉर सम टाइम, बट अगर आप उस सफर करने के बाद भी अगर आपको 3 साल बाद, आपकी 3 साल 4 साल अगर कंपनी का कोर्ट का और आपका केस आपका कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में चलता है, और उसके बाद अगर किसी को भी देना पड़े पेमेंट, चाहे वो कंपनी दे चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी दे, तो अल्टीमेटली इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर कस्टमर। बिल्कुल। बाकी इसमें एक चीज और भी चेंज करी है अभी, जो नई वाली आपकी हाई राइडर आ रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, उसमें पीछे स्टेपनी हटा दी है उन्होंने। स्टेपनी हटाना मैं कभी भी एक सही डिसीजन नहीं मानता। उन्होंने पंचर किट डाली है, पंचर किट डाली है, लेकिन यार पंचर लगाने के लिए कौन बंदा कितना कंफर्टेबल है, कोई भी इस बात से अवेयर नहीं है। अभी रिसेंटली मैं कुंभ मेला गया था इन फरवरी, तो उस टाइम पर मेरी गाड़ी में रात को 1 बजे, आई वॉज विद माई फैमिली एंड माई सिस्टर,
तो उस टाइम पर मेरी गाड़ी के अंदर एक ही टायर के अंदर 5 पंचर हो गए थे। ओ भाई साहब, और कहीं वो हमें लग रहा पत्थर से कहीं कट कुछ गया होगा। पत्थर नहीं था उसके अंदर, कुछ कांच के टुकड़े से निकले थे, या तो हो अच्छा। सकता है कहीं पर कांच गिरा हो तो गिरा होगा, चल उस पे गया, गाड़ी उसकी चल वजह गई, से हाँ। पंचर हो गया था। हालांकि उसके बाद आकर के मैंने ये भी चेक करवाया कि भाई अगर टायर रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं कि 5 पंचर एक टायर के अंदर हुए हैं, और अगर बाकी चारों टायर रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट पर स्पेसिफिकली अगर आप फैमिली के साथ हो तो वो आपको जो है वो परेशान कर सकता है। सही बात है, मल्टीपल पंचर्स अगर हैं तो फिर आपको टायर चाहिए। उस टाइम पर आपको टायर चाहिए ही चाहिए। आप कब तक पंचर ढूंढेंगे? और ये सिचुएशन जो थी ये रात को 1 बजे की थी। ओके। और उस टाइम पर कोई मिलेगा वाइफ भी साथ नहीं में ऐसे। है, वाइफ की एक फ्रेंड थी, मेरी बहन थी, जिया जी थे, सब लोग थे, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी अगर उस टाइम पर आपके पास टायर नहीं है तो। तो जैसे अगर आप मान लीजिए लॉन्ग रूट पे जाते हो फैमिली के साथ में, तो अगर सपोज मान लीजिए कोई लेना ही ये चाहता है गाड़ी, बट डिग्गी का स्पेस भी कम है, उसको मैनेज कैसे करते हो आप? उस केस के अंदर या तो मैं, मेरे पीछे की जो सीट है इसकी वो 60-40 स्प्लिट है, तो अगर मैं 60-40 स्प्लिट में से आई ट्राई टू मैनेज विद 60% ऑफ द सीट, क्योंकि 4 बंदों की फैमिली है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, तो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं 60 और आगे वाली सीट को मिला करके। तो उस केस के अंदर मैं एक 40 वाली जो स्प्लिट सीट है मैं उसको फोल्ड कर दूं। मतलब एक सीट आपको फोल्ड करनी ही पड़ेगी, हाँ, तभी आपका अगर लगेज आएगा। अगर एक आधा बैग है, अब भाई अगर हम लेडीज के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बैग्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और बच्चे हैं तो बच्चों का बैग अलग होगा, बच्चों के पढ़ने का बैग अलग होगा, तो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपके पास नॉर्मली जो है 5-6 बैग हो जाते हैं। ओके। तो मोस्टली अभी तक मुझे सीट फोल्ड करने की एक ही बार रिक्वायरमेंट पड़ी है, उस दिन सामान कुछ बहुत ही ज्यादा था, बट एक बड़ी अटैची अगर हम बात करते हैं, बड़ा ब्रीफकेस और एक बैग, ये आपका पीछे सेट हो सकता है, सेट हो सकता है। यस। और छोटे बैग्स जो होते हैं वो जनरली जहाँ पर आपका ये है बैटरी है, बैटरी के पीछे एक छोटा स्पेस दिया हुआ है, ओके। तो वो वहां पर सेट हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं, चलिए। हाँ, वो देख लेते हैं, आइए। तो दोस्तों ये है इसका बूट स्पेस। अब आप देखिए कितना है, यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हो। बाकी ये बैटरी है सामने ना, ये जो है ये आपकी बैटरी है हाफ एरिया के अंदर, इस वजह से जो है ऊपर का बूट स्पेस थोड़ा सा कम होता है, बट इसके अंदर जैसे छोटा सामान है वो आपका इसके नीचे आ जाता है। वो इस तरह का बैग होना चाहिए, फ्लैट या कुछ इस तरह का सामान हो। फ्लैट सामान है वो आपका इसमें आ जाता है, जैसे आप जूते, चप्पल, शूज वगैरह आप कुछ भी आप रखना चाहते हैं तो उस केस के अंदर वो यहाँ पर सेट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर साइडों में स्पेस है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस वो है, तो थोड़ा बहुत सामान उसके अंदर भी चला बाकी फिर ये इसको एक बार नीचे करिए, ये बाकी स्पेस है जो कि आपको मिलेगा। अब इसमें आप एक या 2 बैग रख सकते हो, वो भी स्लिम बैग, नहीं बड़े वाले बैग्स आ जाते हैं, बड़ा वाला आ जाएगा है? हाँ, अगर बाई चांस ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो ये ट्रे हट जाएगी, ये ट्रे हट जाती है। हाँ, तो फिर थोड़ा बैग ऊपर तक भी आ जाएगा। यस। और इसके अंदर एक इशू और आता है जो कि है ये रस्सी। ये रस्सी जनरली जो है ये आपकी यहाँ पर रखी होनी चाहिए, ये अभी मैंने हटा रखी है। हाँ। ये रस्सी हालांकि इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, अराउंड 15 या 20 रुपए की कॉस्ट आती है इसकी, अगर मैं इसको कंपनी से भी लेता हूँ तो, बट ये रस्सी इसकी बहुत जल्दी टूट जाती है। हाँ, मैंने भी इसको हटा ही रखा है। मैंने ये रिमूव करके नीचे लटका करके छोड़ी हुई है कि ये इशू बार बार ना आए। ये काम मैंने भी किया था, मैं अभी पीछे गया था ट्रिप पे, तो ये मैंने हटा दिया था, और इसमें फिर क्या हुआ था, अच्छे से सारे बैग आ गए थे मेरे में। तो स्पेस थोड़ा ठीक है, इसमें बैटरी नहीं है, बट इसमें भी मुझे लग रहा है अगर ये हट जाएगा तो आप अच्छे से अपना एडजस्ट कर सकते हो सामान। मतलब मेरी 4 बंदों की फैमिली के लिए इनफ स्पेस इसके अंदर, इनफ स्पेस है। मुझे रेयरेस्ट केस है कि ऐसा कोई इशू कभी आया हो और सीट फोल्ड ना करनी पड़े तो भी आप सीट के ऊपर रख दो सामान, कैसे भी करके, मतलब वो मैनेज हो जाती है। चलिए, मतलब इसको मैनेजेबल है ये, इसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग। अपना हमारा सामान उस तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा, तो ये हमें दिक्कत नहीं करेगा। हाँ जी सर, तो हमने सारी चीज़ें देख ली, आपने सारे प्लस और माइनस जो छोटे मोटे थे वो सारा बता दिया। एक फाइनल वर्डिक्ट बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतना पैसा इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपके पीछे माइल्ड हाइब्रिड भी खड़ी है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये आई थिंक मेरे हिसाब से 11.5 या 12 के आसपास आ रही है। और ये बेस मॉडल है, वो बेस मॉडल, हाँ। अगर आप उसमें भी अगर आप टॉप से सेकंड मॉडल पे जाओगे तो आपका वही 15, 15.5, 16 के आसपास ही पड़ता है। 15.5, 16 के आसपास पड़े। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब अगर हम इसका जो मेरा जो एवरेज आता है वो आई थिंक अब जो आ रहा है काफ़ी चला, मतलब 20,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी, तो अब आ रहा है वही 18 के आसपास। और इसका हमने देख लिया, ये आ रहा है 22-23 के आसपास। और हाईवे पे अगर हम चले आते हैं तो शायद थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 1-2 पॉइंट और बढ़ जाए,
25 भी मान लें, देखो मैं इसमें सीधा सीधा ये मान करके चलता हूँ कि मैं आपकी गाड़ी से ना कंपेयर करके मैं इस गाड़ी को डीजल या किसी भी पेट्रोल वेरिएंट से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इसका कंपैरिजन जो है अगर आप आपस में ना करें तो वो बेहतर रहेगा। इसको अगर आप कंपेयर करते हो क्रेटा से या सेल्टॉस से, तो उस केस के अंदर जो है आपका 11 या 12 का एवरेज वो गाड़ियाँ जो हाँ वो 11-12 का ही और देती हैं। उन पे अगेन मैं अगर सीधा फाइनेंसेस के ऊपर आऊँ तो उसमें जो आपकी रनिंग कॉस्ट आती है वो आती है अराउंड 10 से 12 रुपए किलोमीटर के बीच। और अगर यहाँ पर आपकी 4 से 5 रुपए किलोमीटर के बीच की रनिंग कॉस्ट आ रही है तो मोटा मोटा आप जो है 5.5 से 6 रुपए पर किलोमीटर जो है वो आप बचा पा रहे हैं लॉन्ग रन में। अगर हम इसका देखें तो अगर आपकी गाड़ी जैसे कि मेरी गाड़ी जो है वो 3 लाख किलोमीटर चलनी है, और अगर आपकी गाड़ी जो है वो 3 लाख किलोमीटर की बजाय अगर आपकी गाड़ी चलती है लेट से 2 लाख किलोमीटर भी चलती है, तो अगर आप 6 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी वो 12 लाख रुपए की गाड़ी है। 12 लाख रुपए आपने सेव कर लिए उसके 10 साल के अंदर, या जितने भी साल में आपने 2 लाख किलोमीटर चलाई, ठीक है। और उसके बाद उस गाड़ी की कोई कॉस्ट भी बचेगी, कॉस्ट भी बेचते हुए। और टोयोटा और मारुति की हमेशा जो है वो रीसेल वैल्यू बढ़िया ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किया। hyundai की तो फिर भी बेटर है रीसेल वैल्यू, बट अगर हम टोयोटा और मारुति की गाड़ी की बात करें तो इसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो अराउंड अगर आप इसकी कॉस्ट माने उसके बाद भी 4 या 4.5 लाख रुपए की अगर आप इसकी कॉस्ट मानते हैं, तो बेसिकली आपने जो है पूरी की पूरी गाड़ी 10 साल यूज कर ली और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वो गाड़ी चला ली। तो दिस वाज द कैलकुलेशन विच आई हैव डन। मतलब आपके अकॉर्डिंग फिर हमें अगर हम के साथ अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपको हाइब्रिड के साथ जाना है। अगर हम आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है, अगर हम तो क्रेटा और हाइब्रिड के साथ ना भी जाएं तो चल सकते हैं। अगर हम क्रेटा और सेल्टॉस या इस तरह की पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पे सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके इस पे जाना चाहिए ना, यस, इसके ऊपर हाइब्रिड पे जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सेल्टॉस भी अगर हम बात करते हैं तो सेल्टॉस भी जो है वो ऑन रोड अगर अभी आप टॉप मोस्ट वेरिएंट अगर आप उसका बात करते हैं और ऑटोमेटिक को लेते हैं, सनरूफ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो वो विदाउट हाइब्रिड भी वो आपको 20 से 21 लाख रुपए की ही पड़ रही है। और अगर आपको 50-60 हज़ार रुपये लाख रुपए डाल करके अगर आपको और बेटर गाड़ी मिल जाती है, और अगर आप यूपी से इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी रजिस्ट्रेशन के केस में आपका जो है रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। तो वो ये गाड़ी आपको जो है क्रेटा और सेल्टॉस से सस्ती पड़ती है। अच्छा, अभी मुझे पता चला आप नई गाड़ी भी लेने वाले हो, हाई क्रॉस। हाँ, मैंने अभी हाई क्रॉस बुक करवा रखी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट हाई क्रॉस विद इन नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। चलिए, बहुत बढ़िया है। हाई क्रॉस मैं इससे सेटिस्फाई था, दैट्स व्हाई आई हैव बुक्ड हाई क्रॉस। तो हाई क्रॉस भी आएगी तो एक बार उसका भी हम रिव्यू करेंगे नई गाड़ी जब आती है तो। बाकी बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी अपनी गाड़ी के बारे में, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि उनको इस गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी डिसीजन लेने में। बाकी आपके व्यूअर्स का भी वेलकम है, अगर उन्हें और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर उनके पास हों पूछने के लिए कि भाई 80,000 किलोमीटर के बाद अगर उनके पास कुछ स्पेसिफिक हो, तो दे कैन आस्क थ्रू यू एंड यू कैन कम बैक टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो। श्योर सर, श्योर, डेफिनेटली सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और जो हमारे साथ ओनर थे उन्होंने प्रॉपरली अपना एक ट्रू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी गाड़ी चला दी है, 2 से 2.5 साल में 80,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं वो, और काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस पे भी गए हैं। तो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी डिस्कस हुई हैं इस वीडियो में, और इससे आपको एक अच्छा क्लियर आइडिया भी लग जाएगा अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो आगे लेने के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और मेरे जो माइल्ड हाइब्रिड के वीडियो हैं बेस मॉडल के, वो तो आपको चैनल पे मिल ही रहे हैं, एवरेज से रिलेटेड या फिर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, वो सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस व्लॉग में बनाना चाहता था, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर फिर भी कोई कमेंट्स या कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करिएगा, और उम्मीद है कि आप चैनल पे अगर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे वीडियो को, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को विज़िट करिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ और शॉर्ट रील्स पड़ी हुई हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ और कि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा साथ रहेगा,
और मोटिवेट करता रहेगा मुझे, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।